नमस्कार, मणिपुर की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। बजट में अब थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे में उम्मीद तेज हो गई है कि इस बार का बजट किसी ड्रीम बजट से कम नहीं होगा। खासतौर पर इंडिविजुअल्स के लिए डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बजट में क्या उम्मीदें हैं और इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हर्षवर्धन रुंगटा, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, विश लिस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है टैक्स छूट का कि पिछले कई समय से 80C की जो छूट है वो 1.5 लाख है। कहीं ना कहीं ये सबसे पहली एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, खासतौर पर अब क्योंकि पूरा फोकस है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बजट में किस तरह के इनिशिएटिव्स होंगे, कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इनकरेज करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं विश लिस्ट, तो सबसे पहली विश लिस्ट में क्या होगी, कौन सी चीज होगी? पल्लवी, अगर हम एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की नज़रिए से देखें तो विश लिस्ट में डेफिनेटली छूट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम इंडस्ट्री लेवल से बात करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग, उनके डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो नज़रिया देखा जाता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा मायने होता है कि आज आप एक इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा छोड़ते हैं। इसमें दो तरीके हो गए। एक है कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब, जितनी इनकम आप कमाते हैं उसमें कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी बढ़ाई जाती है, और दूसरी बात, वो लिमिट के अलावा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको टैक्स की बेनिफिट्स दी जाती हैं सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि आप जमा करें और उससे आपका टैक्स और बचे। तो जहाँ तक हम छूट की बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए आपको लिमिट बढ़ानी होगी, कारण ये है कि अगर हम सेक्शन 80C बाय इटसेल्फ अगर देखते हैं तो इसमें करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जिनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट मिला के होता है 1.5 लाख रुपए जी। ये 1.5 लाख रुपए में आप अपने बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस भरते हैं, वो भी इंक्लूड होती है। तो अगर हम ये हाउसिंग लोन प्रिंसिपल देखें, ये सब देखें, पीएफ के जो मैंडेटरी डिडक्शंस देखें, तो इसमें 1,50,000 लगभग लोगों का हो जाता है। सो वक्त आ गया है कि अगर पैसे हाथ में छोड़ने हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के, तो आपको ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए आदमी इनकरेज हो और इन्वेस्ट करे, ताकि एक कल्चर भी अच्छा बनता है और दूसरा उसके हाथ में थोड़े पैसे बच भी जाते हैं जी। इनफैक्ट हर्ष, कई ऐसी बस भी है कि इस बार स्लैब्स में भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, यानी कि जो काफ़ी समय से 10%, 20%, 30% के जो स्लैब्स हैं उसमें जो डिफाइंड है कि 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से इस तरह से 10 लाख और 10 लाख प्लस, इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम कुछ संभावित टैक्स स्लैब्स की बात करें तो कुछ परसेंटेज में चेंज हो या फिर स्लैब्स में ही ओवरऑल चेंज हो जाए, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इस बार के बजट में अनाउंस हो सकता है, या फिर वायबल ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का संकेत ये भी है कि टैक्स पेयर्स की जो संख्या है उसे वो कम नहीं करना चाहते। अगर लोअर एंड पे किसी भी तरह का बदलाव करते हैं, अगर 2.5 लाख से एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख या 5 लाख फॉर दैट मैटर होती है, ऐसे में काफी बड़ा तबका होगा लोअर इनकम ग्रुप का जो टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाएगा। तो इन चीज को बैलेंस कैसे किया जा सकता है बजट में? पल्लवी, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें अगर हम टैक्स स्लैब बढ़ाते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो बढ़ती है उससे काफ़ी लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाते हैं, विच मीन्स कि उनको टैक्स भरना नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो रिटर्न्स फाइल नहीं करते। रिटर्न्स फाइल करने के अपने खुद के फ़ायदे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको कोई भी पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, ये सारी आपकी एक ऑथेंटिक इनकम ऑथेंटिसिटी हो जाती है। सो ये मानना गलत है कि अगर हम टैक्स स्लैब बढ़ाते हैं तो लोग टैक्स नेट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उनको टैक्स भरना नहीं आएगा, उनका टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली वो टैक्स के दायरे में रहेंगे, इन द सेंस वो रिटर्न फाइल करेंगे। सो अगर हम टैक्स रेट कम करने की बात करते हैं तो आप समझिए अगर 2.5 लाख का 2.5 लाख ही रहता है और 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर 10% है, उसे अगर आप 8% भी कर देते हैं, जो इफेक्टिव हाथ में बचता है वो बहुत अमाउंट कम रहता है। तो आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम कंपनीज की बात कर रहे हैं कि एक रोड मैप बना दिया गया कि 30% से 25% लाया जाएगा टैक्स को, तो उसमें एक एवरी परसेंटेज पॉइंट बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए अगर टैक्स नेट में लाना है तो आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा। जो इन्फ्लेशन आज की तारीख में है उसके बेसिस पे भी अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से टैक्स स्लैब की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा नहीं है।
सो अगर हाथ में पैसे आपको छोड़ने हैं इंडिविजुअल्स के, तो आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा ताकि लोगों को एक कंप्लाई करने में भी मुसीबत नहीं। अगर कोई आदमी आज की तारीख में 4 लाख रुपए कमा रहा है, टैक्स स्लैब मान लीजिए 4 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन आ जाती है, तो एक मोटिवेशन होता है कि टैक्स अपना रिटर्न तो फाइल कर दीजिए, ऐसे भी टैक्स भरना नहीं है। तो उस प्रकार से वो टैक्स फाइलिंग सिस्टम में ज़रूर आ जाता है। प्लस अगर 1.5 लाख से अगर वो लिमिट ATC की बढ़ा के 2 लाख या 2.5 लाख कर दी जाती है, तो उसे इन्वेस्ट करने का भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो टैक्स परसेंटेज रिडक्शन अगर आप देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं हो जितना टैक्स स्लैब बढ़ाने से हो। सो मेरी नज़रिए में ये बेटर होगा कि अगर टैक्स स्लैब इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए टैक्स स्लैब बढ़ाए जाएं, तो उससे इनफैक्ट ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। राइट, ये एक सुझाव है कि महंगाई से इसको लिंक कर दिया जाए, लेकिन विश लिस्ट काफ़ी लंबी है और अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिमी पटेल भी मौजूद हैं, क्वांटम AMC के CEO। जिमी, वेलकम टू द शो। जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, जब हम बात करते हैं कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद रखी जाए, तो सबसे पहले ख्याल आता है टैक्स छूट में बदलाव का और साथ ही स्लैब्स पे बदलाव का। जिमी के पास लौटेंगे, लेकिन हर्ष, जैसे आपने खुद कहा कि इसको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाए, देखना होगा इस बार के अनाउंसमेंट किस तरह की होती है। लेकिन इस बार बस ये भी है कि कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा सकती है, और ऐसे में एक बज़वर्ड है कि शायद कैश टैक्स ट्रांजैक्शन यानी कि CTT, जो एक ज़माने में UPA गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसको थोड़ा सा उसका रूपरेखा बदल कर ट्वीक करके इस बार इसे लाया जा सकता है। यानी 1 लाख से ऊपर के जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्करेज करने के लिए इस तरह की कोई प्रोविजंस आ सकते हैं। आप क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स से मिलते हैं और आप लगातार इसको ट्रैक भी करते हैं, क्या आपको लगता है इस बार कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि समहाउ गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि डिजिटाइजेशन पर हम स्विच कर रहे हैं और ये धीरे धीरे समय के साथ ही होगा। डीमोनेटाइजेशन के अब 2-3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी इम्पैक्ट उसका हमने देखा भी। लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स में जो चेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जो चेंज हो रहे हैं, आगे चल के बजट में खासतौर पर किस तरह के आप अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल पल्लवी, ये जो कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, डिजिटल मोड की बात हो रही है, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, अगर हम इसे देखें तो वापस 2 तरीका है। एक जो सरकार ने मुहिम ऑलरेडी चला ली है कि अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस है उसमें आपको डिस्काउंट कैशबैक दिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड या कोई डिजिटल मोड से करते हैं, अगर आप और इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आपको कई डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। सो ये एक मोटिवेशन है कि जहाँ पे आप कैश दे सकते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करें, और उसमें आपको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है। दूसरा नज़रिया इसका ये होगा कि जब आप कैश दें तो या कैश बैंक से निकालें तो वो वहीं आपको रोक दिया जाए इन द सेंस आपके पैसे हैं तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर उस पर एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देते, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन BTT की हमने बात की थी या जो UPA सरकार के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर ऐसा कोई टैक्स लगाते हैं तो एक इंसान डीमोटिवेट होता है कैश विड्रॉ करने के लिए। दूसरा एलिमेंट यह है कि जब आप कैश निकालते हैं और टैक्स उस पर लगता है, छोटा सा अमाउंट भले ही होगा, लेकिन उसका एक ट्रेल बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है। जब टैक्स लगाया जाता है तो उसकी फाइलिंग रिटर्न्स फाइल होती है। रिटर्न्स जब बैंक फाइल करेगी तो स्पेसिफिकली बताएगी कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में से इतना रुपया निकाला गया था। अगर ये अमाउंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो डेफिनेटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सरकार है वो उस पर ध्यान देगी कि इतना कैश जो है वो क्यों निकाला गया था, और शायद आपके उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो सकती है। सो इंक्वायरी, जैसे हमने पिछली बार भी एक बार कहा था कि अगर इंक्वायरी होती है इसका मतलब नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न के लिए आपको कैश निकालना पड़ा या आपका कुछ ऐसा काम होता है जिसमें आप कैश प्रेफर करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक रिकॉर्ड और एक ट्रेल बनता है जिसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और फाइनेंस मिनिस्टर को जाएगी, जिससे वो एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे जो सही समझे करें जी। क्योंकि हमने नजरिया देखा है, सरकार का बहुत क्लियरली फोकस है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया के लिए, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ऐसा कोई छोटा सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए, नॉट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन, उसमें रेवेन्यू उनका टारगेट नहीं होगा, उनका पर्पस ये होगा कि एक रिकॉर्ड बने और एक ट्रेल बने जी। इनफैक्ट देखा जाए, अगर पुराना अभी हम देखें रिकॉर्ड, 2009 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था UPA 2 की तरफ से, लेकिन बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि वजह यही बताएगी कि जो टैक्स कलेक्शन है उस पर कोई खासा असर नहीं पड़ा। ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए जरूरी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। हमारे साथ क्वांटम AMC के CEO जिमी पटेल भी मौजूद है। जिमी, अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन की, इस बार के बजट में खासतौर पर डिजिटल
डिजिटल इंडिया पर फोकस सरकार का शुरू से है, लेकिन जब हम कैश ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, आपको लगता है कोई मेजर अनाउंसमेंट आ सकती है? और जैसे अभी हर्ष ने भी कहा कि कैश ट्रांजैक्शन टैक्स जो एक दूसरे फॉर्म में पहले पिछली सरकार भी ला चुकी है, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? एक चीज बजट में देख सकते हैं कि फिलहाल जनधन योजना या हम बोलते हैं उसमें सेविंग्स के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जिससे आम आदमी भी इन्वेस्ट करके सेविंग्स कर सकता है। तो बजट के अंदर ऐसा देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर चेंज करके म्यूचुअल फंड को इंक्लूड कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इससे अच्छा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जो पैसा अमाउंट जो अकाउंट के अंदर आते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होके अगर कैपिटल मार्केट में अगर आते हैं तो कैपिटल मार्केट का भी रिवाइवल हो सकता है। जो हम कैपिटल मूवमेंट देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी तारीफ़ कारिब है। और इसके लिए थोड़ा बजट के अंदर सपोर्ट या गवर्नमेंटल सपोर्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिलता है तो और भी मोबिलाइजेशन होके इंडस्ट्री को और कैपिटल मार्केट्स को फ़ायदा हो सकता है। आज की तारीख में जो पब्लिक चिट फंड या पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करती है वो सब इन्वेस्टमेंट अगर डाइवर्ट करके गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन में म्यूचुअल फंड अगर इंक्लूड हो कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर पेंशन फंड जो बेनिफिट हम म्यूचुअल फंड्स को दी नहीं गई है और म्यूचुअल फंड्स को भी पेंशन फंड का अप्रूवल दे दिया जाए ऑटो अप्रूवल रूट तो पेंशन का भी पैसा आ सकता है। और एनपीएस के साथ अगर म्यूचुअल फंड पेंशन फंड को भी कॉम्पीट कर दिया जाए तो एक आम आदमी को अच्छा बेहतर कंपटीशन मिल सकता है, अच्छा अल्टरनेटिव मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड ने पिछले कितने सालों से प्रूव किया है कि दे कैन गिव बेटर रिटर्न्स एंड और रिटेल इन्वेस्टर का सर्विसिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पर तो ध्यान होगा ही, फोकस होगा कि डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ावा मिले और साथ ही म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। लेकिन जहां तक टैक्स छूट की बात है तो हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर पैरिजात सिरवाला हैं, पार्टनर टैक्स केपीएमजी से। मैम वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि 80C को लेकर जो सुगबुगाहट है कि जो 1.5 लाख की जो छूट है उसमें बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अभी फोकस है कि सेंटिमेंट कैसे सुधारा जाए डीमोनेटाइजेशन के बाद। करेक्ट। सो सी ऐसा है कि 80C हम हर साल बात करते हैं। लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ाई थी वो शायद फाइनेंस एक्ट 2014 में बढ़ाई थी। देन द लिमिट दैट टाइम अंडर 80C वाज 1 लाख व्हिच वाज इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज टू 1.5 लाख। अगर आप उसमें देखो तो हमेशा मैं हर साल बोलती हूँ कि पूरी बंडल्ड अप लिमिट है, मतलब इट्स अ वेरी क्राउडेड लिमिट। यू हैव एवरीथिंग इन दैट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, योर ट्यूशन फीस, टू योर पीएफ, टू योर पीपीएफ, एंड एवरीथिंग इज बंडल्ड अंडर दिस लिमिट ऑफ 1.5 lakh. And anyways, the intention is, you know, that the government wants to channelize investments and boost expenditure and, you know, stimulate the economy. So there is definitely a case कि 1,50,000 की जो limit है डबल तो hopefully there is a case to increase. Particularly, you know, when अगर आप देखोगे तो post demonetization where individuals have large balances in their bank accounts, so you know bank deposits, everything, you know, that money is already there. So increase अगर deduction limits में होगा, so it will always also encourage the taxpayers to further invest in these desired instruments. Right. इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लैब्स को लेकर। बज़ है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं और काफ़ी सब्सटैंशियल बदलाव, यानी कि 2.5 लाख की जो लिमिट है इसे बढ़ाकर 4 से 5 लाख किया जा सकता है। अगर इस तरह का कुछ भी चेंज होता है तो आपको क्या लगता है ये वाइबल ऑप्शन है? क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग टैक्स एम्बेट से बाहर हो जाएंगे जो शायद गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। आपका टेक क्या है? स्लैब्स में किसी तरह की चेंजेस होने चाहिए या फिर कोई नई स्लैब इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए ताकि लोअर इनकम ग्रुप जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स में आता है उसमें कंप्लायंस भी बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भी भरें? जी बिल्कुल। सो अगर आप इसमें भी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 2014 के बजट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज से बढ़ाई गई थी। तब लिमिट थी 2 लाख रुपीज, उसको फर्स्ट स्लैब को 2.5 लाख किया था। वो 2014 में हुआ था और बाकी के 2 साल में उन्होंने रिबेट
इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप ये साल का बजट क्यों लोग इतने व्हाई पीपल आर वेटिंग सो मच, बिकॉज ये बैकड्रॉप ऑफ रीसेंट डीमोनेटाइजेशन में जो है तो कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है ये बजट से। और जैसे आपने बताया द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टैक्स पेयर, सो records indicate that India has only 3% of the population which is paying tax. There are certain statistics which are in the public domain for that. So definitely the hope is the maximum people seem to be in this bracket of 2.5 lakhs to 5 lakhs. Okay. So currently the slab is 0 to 2.5 lakhs, then 2.5 to 5 to 10, or 10 lakhs and above is the maximum, जहाँ 30% प्लस की रेट होती है। क्लियरली विश लिस्ट और एक्सपेक्टेशन और उम्मीद तो है ही कि एटलीस्ट ये स्लैब को बढ़ाया जाए और हर स्लैब को चेंज करे। तो होपफुली 2.5 का जो फर्स्ट स्लैब है 3 लाख तक करे, 3 से फिर 3 से 10 की 10%। तो आपको लगता है कि 50,000 का स्पेस है कि गवर्नमेंट इसको 2.5 लाख से 3 लाख कर सकती है? Possible, because when you compare it with other developed countries or even certain countries abroad, the first slab is very high, while in India it is only 2.5 lakhs. So again, the hope or the case is that it can go up. Now what happens finally, Fed first will tell us. लास्टली मैम, इनफैक्ट एक बात ये भी है कि होम लोन के ब्याज पर जो छूट मिलती है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए 2 लाख है, जैसे 2 साल पहले रिवाइज किया गया था, उसे भी वर्कआउट किया जा सकता है और शायद ये थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि समाओ रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देना है। अफोर्डेबल हाउसिंग एक और फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, उसको लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? So see, that rate, that deduction has also changed very, बहुत like 50,000 से increase हुआ है, तो उधर भी तो अगर इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट देना ही है, तो देयर इज अगेन अ मार्जिन फॉर इम्प्रूविंग इट। वेदर इट बिकम्स डबल और नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इन दिस बजट बिकॉज दे हैव लार्जर थिंग्स टू डू, बट उधर भी अगर थोड़ी बहुत 2 का 3 हो तो भी बहुत इट विल बी वेरी गुड फॉर द सेक्टर एंड द इंडस्ट्री। थैंक्स अ लॉट अपना समय निकालने के लिए और टैक्स छूट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर चर्चा करने